प्रलय को जब होना है तब होगा, जैसे होना है वैसे पाप ज्यादा करोगे तो जल्दी होगा, मगर जिस दिन प्रलय उस दिन जो जो जैसे जैसे होना है वैसे ही होगा। पाप। अरे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में शुरू कर दिया था एक चैप्टर जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। यस और नो? जैसा मैंने आपसे कहा था, इस चैप्टर को हम टोटल शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर को हम टोटल 3 सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला सेक्शन है प्यारे बच्चों थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, दूसरा सेक्शन जो है वो है केपी और केसी, और तीसरा सेक्शन है ली चैटलियर प्रिंसिपल। मैं याद दिला दूं, हम पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं, ऐसा नहीं है, हम पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम, और ये कहानी हमारी थमेगी आयनिक में जाके। समझ पा रहे क्या? तो ये चैप्टर और अगला चैप्टर जो आने वाला है, ये दोनों चैप्टर एक ही लिहाज में एक ही अंदाज पढ़ना है। काफी लंबा पोर्शन चलता रहेगा और बहुत सारी बातें अभी करनी है। तो मैंने आप सबके साथ सिचुएशन को डिफाइन किया था जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। हेलो, कोई मुझसे कहता है इक्विलिब्रियम क्या है, तो मैं बहुत सरल भाषा में कहूंगा वो सिचुएशन है, वो पल है, वो लम्हा है जब सब कुछ थमसा जाता है। हालांकि कई लोगों ने इसे कई तरीके से डिफाइन किया, लेकिन अंत में जो सबसे काम की डेफिनेशन इस चैप्टर में एक्सेप्ट होती है वो है केमिकल काइनेटिक्स की। जब RF बराबर RB हो जाता है वही केमिकल इक्विलिब्रियम कह लाता है। तो अगर आपको याद हो, मैं लास्ट क्लास में ऐसे कहता था, हमने पूछा काइनेटिक्स से, हमने पूछा थर्मो से, हमने पूछा इलेक्ट्रो से, और फिर अंत में हमने पूछा था खुद से। याद आ रहा है क्या? तो अब क्या हुआ, इसी सवाल को आखिर इक्विलिब्रियम क्या है हम पूछने गए ग्राफ से। किससे पूछने गए? तो प्यारे बच्चों, आप सबके सामने मैं ग्राफ बना रहा हूं, और बच्चा ये ना सोचे ये थ्योरी है, बच्चा सोचे हम कुछ सवालों को कर रहे हैं। राइट? मैं सबसे पहला जो ग्राफ बनाने जा रहा हूं प्यारे बच्चों वो है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। लिखना शुरू करिएगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। मैं मान के चल रहा हूं आप सबने पिछले लेक्चर्स को रिवाइज किया होगा। पहला ग्राफ जो हम बना रहे हैं वो है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। यार मुझे एक बात बताओ, जब इक्विलिब्रियम आता है वहां पे कंसंट्रेशन को इक्वल होना पड़ता है कि कंसंट्रेशन को कांस्टेंट होना पड़ता है? कांस्टेंट होने के लिए इक्वल होना जरूरी है कि ज्यादा कम होके भी कांस्टेंट हो सकता है? तो प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने पहला ग्राफ बना रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा। वाई एक्सिस पे लिखा मैंने कंसंट्रेशन और यहाँ पे लिखा टाइम। एक बात बताओ, t बराबर 0 पर, t बराबर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी कि प्रोडक्ट की? रिएक्टेंट की। सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए है क्या? क्या प्यारे बच्चों रिएक्टेंट शुरू से कहीं ऊपर से शुरू होगा? क्या प्रोडक्ट 0 से शुरू होगा? समय के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही थी कि बढ़ रही थी? मैंने सबसे पहले आपको एक एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस पढ़ाया था, 100, 90, 80, 70, 60, याद आ रहा है? उसी एक्सपेरिमेंट को दिमाग में लेके चले प्यारे बच्चों। क्या समय के साथ धीरे धीरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही थी? यहाँ कह दूं मैं 0, 10, 20, 30, 40, कुछ ऐसा लिख दिया। समझ पा रहे क्या? 50, 60 एंड सो ऑन। हेलो, क्या धीरे धीरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटते 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 60 पे आके सब कुछ थम सा गया था? क्या प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ रही थी प्यारे बच्चों? और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते शायद यहाँ पे आके सब कुछ थम सा गया था। बोलो हाँ या ना? क्या सभी बच्चे ग्राफ को समझ पा रहे हैं? क्या आप मुझे वो लम्हा, वो पल, वो क्षण बता सकते हैं जब सब कुछ थम सा गया है? शायद वो यही वाला पल है जहां पे चीजें कांस्टेंट हो गई, और इसी टाइम को मैं कहूंगा कोई बता दे क्या? इक्विलिब्रियम। ये वो समय है, ये वो जब उस रिएक्शन के जीवन में क्या आ चुका है? इक्विलिब्रियम। गौर फरमाइएगा, सवाल कैसे आता है वो आपके सामने ग्राफ लिखा होगा। क्या बना होगा? ग्राफ। और आपसे पूछेगा व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। क्या आप सब बता पाएंगे? शायद यहाँ से आप बता सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। बोलो हाँ या ना? और शायद इसको देख के आप बता पाएंगे क्या? बोलो बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। ये कौन सी कंसंट्रेशन है? इनिशियल। कौन सी कंसंट्रेशन है? इनिशियल। समय बीतता गया, समय बीतता गया। कोई मुझे ये वाला समय बता सकता है उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से? कितना? कब आया था एक्सपेरिमेंट में? 40 सेकंड। यार याद आ रहा है क्या? 40 सेकंड पे इक्विलिब्रियम आया था, सब कुछ थम सा गया था। बोलो हाँ या ना? प्यारे बच्चों, ये ग्राफ हमेशा ऐसा बने क्या कोई जरूरी है? क्या ग्राफ बदल सकता है? क्या रिएक्टेंट भी 50 और प्रोडक्ट भी 50 हो सकता है? प्यारे बच्चों, मैं आप सबके सामने ग्राफ रिएक्टेंट का कुछ ऐसा और प्रोडक्ट का कुछ ऐसा बना दूं। बोलो चलेगा? क्या ग्राफ में हमेशा इक्वल हो कोई जरूरी है? क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट से ज्यादा हो सकता है? क्या ग्राफ में कुछ ऐसा बना दो, प्रोडक्ट कुछ ऐसा बना दो? बोलो चलेगा? प्यारे बच्चों, क्या आप मुझे वो समय, वो लम्हा बता सकते हैं जब सब कुछ थम सा गया है? ऐसा कोई भी ग्राफ का सवाल आएगा, मुझे उम्मीद आपसे बनेगा। बोलो हाँ या ना?
शायद यही वाला समय होगा टी इक्विलिब्रियम और शायद यही वाला समय होगा टी इक्विलिब्रियम। लिखिएगा पहला ग्राफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। आपके सामने जो ग्राफ बना है ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का बना है, जिसमें ऊपर वाला ग्राफ रिएक्टेंट का है, नीचे वाला ग्राफ प्रोडक्ट का है, विच इज अ वेरी वेरी लॉजिकल पॉइंट। कुछ भी दिमाग पे जोर नहीं पड़ना चाहिए। जैसा कि आप सबको भली भांति पता है, इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन को कांस्टेंट होना पड़ता है, इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर मैंने यही ग्राफ बनाया होता रेट में, किस में बनाया होता? सभी लोग सुनते रहेंगे और लिखते भी रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये सब आपके दिमाग में पहले से है। अगर मैंने ग्राफ बनाया होता रेट में, तो आप सबको रूल पता है रेट का, क्या रेट को इक्वल भी होना पड़ेगा और कांस्टेंट भी होना पड़ेगा। सबको याद है क्या? तो अगर यही ग्राफ मैंने कंसंट्रेशन और टाइम में ना बना के बनाया होता रेट वर्सेस टाइम में, क्या आप सब ग्राफ को इमेजिन कर सकते हैं? इनमें से कौन सा ग्राफ होता जो रेट वर्सेस टाइम से मैच करता? इन तीनों में कौन सा ग्राफ होता जो रेट वर्सेस टाइम से मैच करता? अरे बता पाएंगे? मुझे बताओ। रेट को इक्वल भी होना पड़ेगा और मतलब जो प्रोडक्ट का रेट है और जो रिएक्टेंट का रेट है, दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। ऐसा कहाँ होगा? कहाँ इक्वल हो रहा है? किस ग्राफ में? इसमें इसमें इसमें। यानी जो रेट वाला ग्राफ होगा देखने में कुछ इसके जैसा होगा। बोलो हाँ या ना। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? तो प्यारे बच्चों, अगर हम रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएं तो शायद जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये होगा एक ग्राफ फॉरवर्ड का और एक ग्राफ होगा बैकवर्ड का। वाई एक्सिस पे लिख दिया है मैंने रेट और एक्स एक्सिस पे लिख दिया है मैंने टाइम। टी बराबर 0 पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, तो धीरे धीरे जो रेट ऑफ फॉरवर्ड होता है घटता जाता। याद आ रहा है क्या? कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की 100 थी, सबको एक्सपेरिमेंट याद करना पड़ेगा। और प्रोडक्ट कितना था? 0। कंसंट्रेशन ज्यादा तो रेट भी, कंसंट्रेशन कम तो रेट भी। क्या शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड सबसे ज्यादा था? क्या शुरू में रेट ऑफ बैकवर्ड सबसे कम था? क्या समय के साथ रेट ऑफ फॉरवर्ड घट रहा था? क्या समय के साथ रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ रहा था? शायद ये रेट ऑफ फॉरवर्ड है जो समय के साथ घट रहा है और ये रेट ऑफ के साथ बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आता है जब आर बराबर आर भी हो जाता है, जितना जाता है उतना ही आता है। अरे यही इक्विलिब्रियम का लम्हा क्या है? लाता है। चाहे आप शब्दों में कहें, चाहे आप मैथमेटिक्स में कहें, चाहे आप में कहें, एक ही बात को हम कई अंदाज में कह रहे हैं। इस कहानी में मजा तो तब आता है प्यारे बच्चों, जब उसी हो रही रिएक्शन में हम लोग ऐड कर देते हैं कैटलिस्ट। जब हम लोग ऐड कर देते हैं कैटलिस्ट। आप सबने एक चैप्टर का नाम सुना है और पढ़ा भी है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में मैंने आपको कैटलिस्ट के बारे में बताया था। जिनको नहीं याद है उनको मैं कुछ याद दिलाता हूं। एक बार सभी लोग बोर्ड पे आ जाएं। जिनको नहीं याद है उनको मैं याद दिलाता हूं। आइए देखते हैं कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट क्या होता है। आज कैटलिस्ट क्या करने वाला है, आप सबका मुझे पूरा ध्यान बोर्ड पे चाहिए। आगे क्या सब लोग जरा गौर फरमाना। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में शायद कुछ ऐसा डायग्राम पढ़ते थे, याद आ रहा है? ये जो ग्राफ होता था ये बिना कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता था। बोलो हाँ या ना। जब हम मिलाते थे कैटलिस्ट, क्या मिलाते थे? तो मैंने ऐसा कहा था कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन को नई राह दिखाता है, जिस पर चलना पहले से आसान हो जाता है। सबको याद आ रहा है? जिस पर चलना पहले से आसान हो जाता है, जिस पर चलकर एक नया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका बनना पहले से आसान होता है। ब्रेकर हो गया छोटा, ब्रेकर हो गया, सबको याद आ रहा है? ब्रेकर हो गया छोटा तो रफ्तार हो गई ज्यादा। अरे ब्रेकर छोटा होगा तो रफ्तार ज्यादा होगी ना यार, सही कह रहा हूं मैं? ब्रेकर हो गया छोटा तो रफ्तार होगी। मुझे बताइए कैटलिस्ट रफ्तार को बढ़ाएगा घटाएगा? मुझे बताइए कैटलिस्ट रफ्तार को बढ़ाएगा घटाएगा? मुझे बताइए कैटलिस्ट फॉरवर्ड की रफ्तार को बढ़ा रहा कि बैकवर्ड की रफ्तार को? कैसी बातें कर रहे हैं प्यारे बच्चों। ब्रेकर फॉरवर्ड के लिए भी छोटा हुआ है, ब्रेकर बैकवर्ड के लिए भी छोटा हुआ है। कैटलिस्ट दोनों की रफ्तार बढ़ाएगा, फॉरवर्ड की भी बढ़ाएगा, बैकवर्ड की भी बढ़ाएगा। अरे हाँ या ना? नहीं समझ पाए? कैटलिस्ट क्या होता है कोई मुझे एक लाइन में बता पाएगा क्या?
कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है, कैटलिस्ट वो पदार्थ होता है, कैटलिस्ट वो चीज होती है जो रेट ऑफ फॉरवर्ड भी बढ़ाती है, रेट ऑफ बैकवर्ड भी बढ़ाती है। बड़ी बात ये नहीं, बड़ी बात ये है दोनों को बढ़ाता है बट विद इक्वल एक्सटेंट। बट विद इक्वल, मैं क्या कहना चाहता हूं, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। उसमें लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट क्या करता है। ये जो कैटलिस्ट है आखिर ये क्या करता है, मैं मान के चल रहा हूं आप सबने काइनेटिक्स पढ़ा है, मेरी बात को जल्दी कैच कर पाओगे। यहां पर मैं उस पूरे चीज को यहां पे नहीं समझा सकता, फिर से समझ पा रहे क्या, कैटलिस्ट क्या करता है। लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड, कैटलिस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड, कैटलिस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड को इंक्रीज करता है। कैटलिस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड को इंक्रीज करता है विद इक्वल एक्सटेंट। कैटलिस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड को इंक्रीज करता है विद इक्वल एक्सटेंट। रुकना जरा, क्या आप सब इस फर्स्ट पॉइंट का मतलब समझ पाए? इक्वल एक्सटेंट का मतलब समझना। मान लो शुरू में फॉरवर्ड की रफ्तार है, मान लो 100 मोल पर सेकंड, कितनी है, सुना हमारी बात, और बैकवर्ड की रफ्तार है 5 मोल पर सेकंड, कितनी है। तो अब मान लो 100 से हो गया 102, कितना हो गया, 100 से 102, कितने परसेंट की बढ़ोतरी, कितने परसेंट की बढ़ोतरी। अब बैकवर्ड का रेट कितना है, 5, कितना है 5। तो आप मुझे बताओ क्या वो 5 से 7 होगा? नहीं, उसमें भी 2% की ही बढ़ोतरी होगी, 5 से 7 नहीं होगा। एक्सटेंट ऑफ बढ़ोतरी सेम रहेगी। समझ पा रहे क्या? नहीं समझ पा रहे? आइए समझते हैं। यानी कि जो कैटलिस्ट होगा वो फॉरवर्ड की रफ्तार भी बढ़ाएगा, बैकवर्ड की भी रफ्तार बढ़ाएगा, बोलो हाँ या ना। और समझते हैं, आप सबने एक्सपेरिमेंट किया था, ए से बना बी, क्या सबको याद है? मुद्दे की बात प्यार हाँ जरा सुनिएगा। t बराबर 0 पे a कितना था, 100, b कितना था। अरे उस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं यार, मुझे बताए समय बीत रहा था 100 से कितने सेकंड में हुआ था? जब कैटलिस्ट नहीं था, जब कैटलिस्ट, तो 100 से 90 हुआ। अरे बोलो ना यार, कितने सेकंड में। लेकिन अगर कैटलिस्ट होता, अगर कैटलिस्ट, तो रफ्तार ज्यादा, आगे ज्यादा, आगे ज्यादा। नहीं समझे, जरा सुनिएगा। ए कितना मोल था, 100, 100 में से कितना मोल चला गया, 10 मोल, 10 सेकंड में गया, 10 सेकंड में, क्लास मिला था क्लास, 10 सेकंड में कितना मोल गया, 10 सेकंड में कितना मोल गया। रफ्तार बढ़ा दो, बढ़ा दो ना यार। अब 10 सेकंड में 10 मोल जाएगा, 10 से ज्यादा। यहाँ 90 होगा, 90 से कम। ये फील आ रहा है? यानी उसने फॉरवर्ड की रफ्तार को बढ़ाया और बैकवर्ड की रफ्तार को भी बढ़ाया। समझ पा रहे क्या? अब समझना, यानी 10 सेकंड में 90 होना था, 10 सेकंड में, तो अब वो 90 नहीं, 90 से कम है। अरे मान लो 80 है यार, 80 वैसे कहाँ होना था, 20 सेकंड में, मगर अब 80 कब हो चुका है, 10 सेकंड में। समझ पा रहे हो क्या? अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी, 90, 80, 70, 60, सबको याद आ रहा है? और यहाँ था 10, 20, 30, 40, बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना। क्या समय के साथ कंसंट्रेशन घट रहा है? क्या समय के साथ कंसंट्रेशन बढ़ रहा है? ये कंसंट्रेशन है कि रेट? ये कंसंट्रेशन है कि रेट? क्या इसको हमने इक्विलिब्रियम का समय माना था? क्या हमने कैटलिस्ट मिला दिया है? क्या फॉरवर्ड की रफ्तार को बढ़ा दिया है? जब फॉरवर्ड की रफ्तार बढ़ेगी, जब फॉरवर्ड की रफ्तार, तो बैकवर्ड की भी रफ्तार, तो कंसंट्रेशन ज्यादा तेजी से घटेगी, कंसंट्रेशन ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। नहीं समझे? पक्का? अभी जो लिखा है कंसंट्रेशन है कि रेट, कंसंट्रेशन, लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूं, रेट जाएगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड भी बढ़े, जल्दी जल्दी घटेगा, जल्दी जल्दी बढ़ेगा, जल्दी जल्दी घटेगा, जल्दी जल्दी, घटते घटते हो गया 60, बढ़ते बढ़ते हो गया 40,
जो कभी 40 सेकंड पे होना था हो गया 25 पे। कहां हो गया? नहीं समझे। 40 सेकंड पे पहले कितना होता था? 60 और 40। अब वो मामला कब हो चुका है? 25 पे। जो पहले होता था 40 पे अब होने लगा 25 पे। जब सब कुछ पहले थमता था 40 पे, अब सब कुछ थमने लगा 25 पे। जैसे थमता था वैसे ही थमेगा, जितना होना था उतना ही होगा, लेकिन पहले 40 पे होता था 25 पे। ऐसा नहीं लग रहा कैटलिस्ट के आने से इक्विलिब्रियम का टाइम रिड्यूस हो गया? ऐसा नहीं लग रहा कैटलिस्ट के आने से इक्विलिब्रियम का टाइम रिड्यूस हो गया? लिखिएगा सेकंड पॉइंट, कैटलिस्ट reduces the time to attain equilibrium. Catalyst reduces the time to attain equilibrium. कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को अटेन करने का समय घटा। जरा गौर करिएगा। आओ इसी बात हम ग्राफ से कह दे क्या? सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ मुझे आप सबका ध्यान चाहिए बोर्ड पे प्यारे बच्चों। अरे है क्या? जरा सुनना। जब कैटलिस्ट नहीं था, जब कैटलिस्ट मैं ग्राफ बना रहा हूं रेट वर्सेस टाइम का। किसका बना रहा हूं? यहां पे दो ग्राफ चल रहे, एक चल रहा और एक चल रहा। मैं बना रहा हूं, चलेगा। जब कैटलिस्ट नहीं था, जब कैटलिस्ट क्या प्यारे बच्चों ग्राफ कुछ ऐसा हुआ करता था? जब कैटलिस्ट नहीं था क्या ग्राफ कुछ ऐसा हुआ करता था? रुकना जरा, वही एक्सपेरिमेंट हमारा चल रहा भाई साहब, सबका ध्यान बोर्ड पर है। जरा गौर फरमाइएगा प्यारे बच्चों, क्या इसके जीवन में इक्विलिब्रियम आ चुका है? कहां आया? ये वाला समय है। जरा मुझे बता दो ये वाला समय कितना है? वैल्यू बता दो। एक्सपेरिमेंटल स्टडी मान चलो ना। बहुत बढ़िया। इस पॉइंट की वैल्यू जब कैटलिस्ट नहीं है, क्या ये रेट ऑफ फॉरवर्ड है? क्या ये रेट ऑफ बैकवर्ड है? क्या समय के साथ रेट घट रहा है? क्या समय के साथ रेट बढ़ रहा है? एक समय ऐसा जब आर एफ बराबर आर बी हो, वही इक्विलिब्रियम क्या है? अब हमने मिलाया कैटलिस्ट, क्या मिलाया? मिलाओ जरा, मिलाओ जरा। क्या मिलाया? आर एफ बढ़ेगा आर बी, थोड़ा ये कि थोड़ा ये, दोनों बढ़ेंगे और बराबर मात्रा से बढ़ेंगे, हाँ या ना? अब यहीं पे खेल जरा सुनिएगा। मान लो पहले होता था t बराबर 0 पर ये कितना होता था? इसकी कुछ वैल्यू मान लो, कितने मान लो? 100 तो कंसंट्रेशन थी यार। अच्छा 100 कंसंट्रेशन 100 रेट मान लो, ऐसा 1 यूनिट पे एक ज्यादा नहीं हो रहा कुछ? खैर मान लो आप तो यार, आप भी क्या याद रखोगे? मान लिया? अरे मान लिया। क्या धीरे धीरे कंसंट्रेशन घट रहा है? ये कंसंट्रेशन है कि रेट? ये रेट है। ये क्या है? लेकिन हमारे मन में क्या है? मगर मैं ग्राफ किसका बना? अब बताओ, जब कैटलिस्ट मिला दिया, जब कैटलिस्ट रेट बढ़ेगा कि घटेगा? रेट इतना होता था, क्या इससे ऊपर होगा? अरे कैटलिस्ट के होने पे तो रेट ज्यादा होगा ना यार। ये कंसंट्रेशन नहीं है, ये आगे जाने की रफ्तार है। अगर आगे जाने की रफ्तार थी 2 मोल पर सेकंड तो अब हो चुकी है 4 मोल पर सेकंड। अगर आगे जाने की रफ्तार थी 10 मोल पर सेकंड तो अब हो चुकी है 12 मोल पर सेकंड। नहीं समझ पाए? जितनी रफ्तार पहले थी क्या उससे ज्यादा रफ्तार होगी? पक्का? पक्का? ये सबके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है? कोई किसी को डाउट तो नहीं है? अब आ जाओ बैकवर्ड में। बताओ बैकवर्ड t बराबर 0 पे कितना था? t बराबर 0 पे प्रोडक्ट हुआ करता था नहीं होता था? a से बनना b, a था 100, b था 0, याद है? b 0 है का मतलब क्या है? नहीं है। तो जब b नहीं है तो उसका रेट भी। अब आपने कैटलिस्ट मिला दिया, क्या मिला दिया? तो क्या t बराबर 0 पे उसका रेट ऊपर हो जाएगा? अब क्यों नहीं होगा? सर रेट तब होता है जब कोई होता है। रिएक्टेंट था तो रेट बढ़ा, रिएक्टेंट था तो रेट, सब प्रोडक्ट है कहां? एक बात पक्की है, जब कैटलिस्ट मिलाओगे तब भी प्रोडक्ट का ग्राफ 0 से ही शुरू होगा। यस और नो? नहीं फील आया? क्यों भाई साहब? सर रफ्तार तब होगी जब गाड़ी होगी ना साहब। t बराबर 0 पे भाई के पास गाड़ी थोड़ी है, और जब गाड़ी ही नहीं है तो रफ्तार तो। लेकिन जैसे हल्का सा भी आया होगा, जैसे हल्का सा भी आया, पीछे जाना चाहा, जब कैटलिस्ट नहीं था जिस रफ्तार से जाता था उससे ज्यादा रफ्तार से जाएगा। बोलो हाँ या ना? एक बात तो पक्की है, t बराबर 0 के बाद जो अगला लम्हा आएगा ग्राफ ऊपर 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 आएगा, ग्राफ ऊपर 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 आएगा, ग्राफ ऊपर 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 आएगा। एक समय ऐसा आएगा, बोलो बोलो, एक समय ऐसा
जब आर बराबर आर बी हो, आर बराबर आर बी हो, आर बराबर आर बी हो, प्यारे बच्चों बताओ वो समय आज 40 सेकंड होगा कि वो समय आज 25 सेकंड होगा? और 25 होगा, यानी मैं कहूंगा ये हमारा नया इक्विलिब्रियम है। बोलो हाँ या ना? कैटलिस्ट के मिलाने से, क्या बोला मैंने? पूरी बात सुनना। कैटलिस्ट के मिलाने फॉरवर्ड का रेट भी बढ़ता है, बैकवर्ड का रेट भी बढ़ता है, फॉरवर्ड का रेट भी बढ़ता है, बैकवर्ड का रेट भी, मगर जब इक्विलिब्रियम आना था उससे पहले आ जाता है। मगर इक्विलिब्रियम पर जो जो होना था वही वही होता है, जो जो कंसंट्रेशन होना था वही वही कंसंट्रेशन होता है, जो जो प्रेशर होना था वही वही प्रेशर होता है, जो जो चीजें होनी थी वही वही होती, बस पहले होती। नहीं समझे? प्रलय को जब, मैंने कल प्रलय वर्ड बोला होगा, बोला है मैंने, प्रलय को जब होना है तब होगा, जैसे होना है वैसे पाप ज्यादा करोगे तो जल्दी होगा। मगर जिस दिन प्रलय, उस दिन जो जो जैसे जैसे होना है वैसे ही होगा, पाप ज्यादा होने पे जल्दी होगा। नहीं समझ पा रहे? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ ग्राफ। बोलना नहीं। अब यहां पे ये ग्राफ मैंने जानबूझ के बताया है प्यारे बच्चों, बस याद रखना ये जो ग्राफ बना है ये रेट वर्सेस टाइम का बना है। किसका बना है? रेट वर्सेस टाइम का। मैंने अभी जो आपके सामने ग्राफ बनाया है ये इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और वो भी रेट वर्सेस टाइम है। ये जो नीला वाला ग्राफ है लिख देना, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये चीज समझानी बतानी आसान हो जाती है क्योंकि आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जो नीला वाला ग्राफ है वो है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब बोला बैच और आगे हो जाएगा शाम को। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लिख लिया होगा। तो मैंने आपसे कहा कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट आरएफ को भी बढ़ाता है, कैटलिस्ट आरबी को भी बढ़ाता है विद इक्वल एक्सटेंट। कैटलिस्ट रिड्यूसेस द टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पे आने का समय घटा देता है, लेकिन याद रखिएगा जो जो इक्विलिब्रियम पे होना था, जैसे जैसे होना था वैसे वैसे ही होता है, बस वो पहले होता है। कैटलिस्ट के आने से इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन बदलने वाली नहीं है। पहले 40 सेकंड पे 60 और 40 होता था, अब 25 सेकंड पे होगा, मगर 60 और 40 पर ही इक्विलिब्रियम होगा। इसी को इंग्लिश में कहते हैं, बोलता हूं नेक्स्ट पॉइंट, इसी को इंग्लिश में कहते हैं, बोलता हूं नेक्स्ट पॉइंट। लिखिएगा ग्राफ बना लिया होगा। लिखिएगा कैटलिस्ट क्या नहीं करता है। मैंने जानबूझ के से हिंदी में लिखाया है ताकि जब आप पन्ने पलटे इस चीज को ध्यान से देखिएगा, कैटलिस्ट क्या क्या करता है और कैटलिस्ट क्या क्या नहीं करता है। कैटलिस्ट क्या नहीं करता है, लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट। मैं आपसे पूछता हूं क्या कैटलिस्ट कभी रेट को घटाता है? क्या क्या यार काइनेटिक्स पढ़ा है यार, क्या कैटलिस्ट कभी रेट को घटाता है? हमने कहा था, आप सबसे एग्जांपल लिया था प्रख्यात और कुख्यात, सबको याद है? क्या कैटलिस्ट कभी कुख्यात होता है? मैंने कहा वो जो बुरे कामों से प्रसिद्ध होता है वो प्रसिद्ध नहीं, वो कुख्यात होता है। वो जो रेट को घटाता है वो कैटलिस्ट नहीं, वो इनहिबिटर होता है। लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट नेवर डिक्रीजेस, कैटलिस्ट नेवर डिक्रीजेस रेट। कैटलिस्ट कभी रेट को घटाता नहीं है। कैटलिस्ट नेवर डिक्रीजेस रेट। हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से पॉजिटिव निगेटिव जैसी कोई चीज नहीं है। मैंने पहले कहा था, दोबारा उसको नहीं बता रहा हूं। समझ पा रहे क्या? वो पुरानी किताबें जो कहा करती थी ऐसे होती है, एनसीईआरटी कहता है नो, कैटलिस्ट कैन ओनली बी पॉजिटिव। समझ पा रहे क्या? चलिए ब्रैकेट लिख देना, सब्सटेंस व्हिच रिड्यूसेस रेट, सब्सटेंस व्हिच रिड्यूसेस रेट, वो पदार्थ जो रफ्तार को घटाता है। सब्सटेंस व्हिच रिड्यूसेस रेट इज नोन एज इनहिबिटर, जिसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी सरफेस केमिस्ट्री में। सब्सटेंसेस व्हिच रिड्यूसेस रेट इज नोन एज इनहिबिटर। चलेगा बच्चों? लिखिएगा सेकंड पॉइंट। मैं आपसे पूछता हूं
क्या कैटलिस्ट रेट को बढ़ाता है? क्या आरएफ को बढ़ाता है? क्या आरबी को भी बढ़ाता है? क्या दोनों को इक्वल एक्सटेंट से बढ़ाता है? क्या कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम का समय घटाता है? क्या कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम की चीजों को बदलता है? इसे इंग्लिश में कहते हैं कैटलिस्ट नेवर चेंजेस। लिखिएगा, कैटलिस्ट नेवर चेंजेस इक्विलिब्रियम स्टेट। कैटलिस्ट नेवर चेंजेस इक्विलिब्रियम स्टेट। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम की अवस्था को नहीं बदलता है, उस अवस्था में जो जो होना था, जैसे जैसे होना था वही होता है। कैटलिस्ट नेवर चेंजेस इक्विलिब्रियम। रुको जरा, इस लाइन का मतलब समझ पाए क्या? जरा सुनना, जब कैटलिस्ट नहीं था, जब कैटलिस्ट उस समय इक्विलिब्रियम पर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होते थे 60 और 40। कितने होते थे? जब कैटलिस्ट मिलाया जाएगा तो इक्विलिब्रियम उसके जीवन में आए, जो जब होना था पहले हो जाए। पहले 40 सेकंड पे होना था 25 पे हो जाए, मगर आज भी इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन 60 और 40 ही माना जाएगा। नहीं समझे? यानी वो इक्विलिब्रियम की अवस्था को बदलता, वो इक्विलिब्रियम स्टेट को बदलता, उस अवस्था में जो जो जैसे जैसे होना था वही होना पड़ता है। फिर वो करता क्या है? बस जो होना था पहले हो जाता है। Is this clear? Will not change equilibrium state। लिख लिया होगा? लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आगे समझाऊंगा। कैटलिस्ट विल नॉट चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैटलिस्ट विल नॉट चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को भी बदलता नहीं है। कैटलिस्ट विल नॉट चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सबको अच्छे से याद रहेगा। आइए देखते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा प्यारे बच्चों। आओ देखें क्या। सुनो, अभी हम पढ़ रहे थ्योरी पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। बोलो हाँ या ना? क्या हमने इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर दिया? काइनेटिक्स के लहजे में कर दिया, थर्मो के लहजे में कर दिया, इलेक्ट्रो के लहजे में कर दिया, ग्राफ के लहजे में कर दिया, कंसंट्रेशन रेट का ग्राफ बना लिया। कैटलिस्ट के मिलाने से क्या होगा ये भी सबको समझ में आ गया। एक सवाल पूछ दो चलेगा, क्या कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम के समय को घटाता है? क्या कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम स्टेट को बदलता है? क्या कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम के प्रेशर को बदलेगा? क्या कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम के कंसंट्रेशन को बदलेगा? क्या कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को बदलेगा? क्या कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पे होने वाले किसी भी चीज को बदलेगा? फिर वो क्या करता है? वो तो बस समय को घटाता है। जो जब होना था, जैसे होना था वैसे ही होता है, बस पहले हो जाता है। अरे हाँ या ना यार? नहीं समझ पाए? पक्का? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कॉपी में लिखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम। ये जो इक्विलिब्रियम है, जब सब कुछ इस पर थम सा जाता है, आओ देखते हैं इसके क्या क्या गुण हैं, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। कुछ तो आपको पहले से पता है, मुझे बस एक पॉइंट सिखाना है कि एनसीईआरटी में 2 पैरा लिखा है उसके बारे में। कुछ आप मुझे बताओ। आपसे पूछता हूं, अरे पूछ लो क्या, पूछ लो क्या। एट इक्विलिब्रियम, क्या बोला मैंने? जब मैं एट इक्विलिब्रियम बोलता हूं, क्या आप सबके मन में फील आता है? 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड। समझ पा रहे क्या? एट इक्विलिब्रियम क्या आर एफ बराबर आर बी होता है? ये इक्वल है कि जीरो है? क्या ये कभी जीरो हो के इक्वल होता है? क्या ये कभी जीरो हो के इक्वल हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? सर जीरो होने का मतलब है ना तो आगे है ना तो पीछे। सर इक्वल होना जरूरी नहीं है, रेट का होना और इक्वल होना जरूरी है। इक्विलिब्रियम पे चीजें थमती थम। अगर आर एफ जीरो होता मतलब कुछ आगे गया नहीं, अगर आर बी जीरो होता मतलब कुछ पीछे आया। अरे ऐसे तो सवाल बनते हैं यार। आपने रख लिया रेट का इक्वल होना जरूरी है। होना जरूरी तो है, मगर उसका होना भी जरूरी है। कहा? अरे हाँ या ना? क्या इक्विलिब्रियम पे आर एफ बराबर आर बी होता है? क्या इक्विलिब्रियम पे नेट आर ओ आर जीरो होता है? क्या इक्विलिब्रियम पे सब कुछ थम जाता है कि सब कुछ थम सा जाता है? लिखेगा फर्स्ट पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम एवरीथिंग, एट इक्विलिब्रियम एवरीथिंग seems SWMS
स्टॉप। लगता है सब कुछ रुक सा गया है, लेकिन रुका कुछ भी। एवरीथिंग सीम्स स्टॉप। सेकेंड पॉइंट, RF इज इक्वल टू RB। सेकेंड पॉइंट, RF इज इक्वल टू RB। एक बात बताना, आगे का रेट मोल पर सेकंड कितना, तो बैकवर्ड का भी रेट कितना होगा? कब? ऐसा हमेशा हो कोई जरूरी, मगर इक्विलिब्रियम पे ऐसा ही हो। एक बात बताओ, चीजें रुकी है कि रुकी रुकी सी है? आज भी रिएक्शन चल रही कि नहीं चल रही? आज बैकवर्ड हो नहीं हो रहा? आज भी बैकवर्ड हो रहा कि नहीं हो रहा? इसे कहा जाता है डायनेमिक इन नेचर। क्या कहते हैं? जब लगता है चीजें रुक सी गई है लेकिन सच में रुकी नहीं है, उसे कहा जाता है डायनेमिक इन नेचर। वो इक्विलिब्रियम की जो अवस्था है, वो इक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन है, वहां कुछ भी थमा, एवरीथिंग इज स्टिल रनिंग। बोलो हाँ या ना? उसे कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा है प्यारे बच्चों? डायनेमिक। क्या इस वर्ड का मतलब समझ पा रहे हैं? रुकना जरा। इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन हो गई 60 और 40, कितनी हो गई? बदलेगी? बोलो ना। इक्विलिब्रियम पर 2 ATM, क्या ये बदलेगा? अगर इक्विलिब्रियम का है ये बदलने वाला, ऐसा नहीं लग रहा। हर वो चीज जो आप मेजर करोगे, जो आप वो कांस्टेंट नजर आएगी। बोलो हाँ या ना? लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट, all measurable properties, all measurable properties becomes constant, all measurable properties becomes constant। ये कैसी बातें चल रही पता? ये ऐसी बातें चल रही, जब प्रलय आएगा धरती आसमान एक नजर आएगा, आग की बारिश होती रहेगी, ऐसा समझ पा रहे क्या? ये वही वाली बातें चली। जब इक्विलिब्रियम आएगा सब कुछ थम सा जाएगा, जो मेजर करोगे कांस्टेंट नजर आर बराबर RB हो। एक ही बात को हम नए नए अंदाज में देख रहे हैं यार। अरे हाँ या ना? क्या पढ़ रहे आप? प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ पा रहे ना? जब इक्विलिब्रियम होगा तो क्या क्या होगा? अरे हाँ या ना? प्यारे बच्चों, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, बोर्ड पे आ जाओ, आ जाओ। आगे क्या? मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है H2 + I2। क्या बोला मैंने? पहला सवाल, ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी है, बताओ ये रिवर्सिबल है कि नहीं है? कैसे पता रिवर्सिबल है? क्योंकि एरो है। गलत। आपको हमने पढ़ाया था 3 के अलावा जो आएगा रिवर्सिबल माना जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, कंबस्शन। कोई जल के लौट के ना आएगा, कोई जम के लौट के ना आएगा। याद आ रहा है? क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है? क्या ये कंबस्शन है? क्या ये प्रेसिपिटेशन है? क्या ये रिवर्सिबल है? जी हाँ साहब, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, यानी एक न एक दिन इसके जीवन में इक्विलिब्रियम। अब मैं क्या सिखाना चाहता हूँ जरा सुनिएगा। क्या आप सबका ध्यान बोर्ड पर है? एक बार क्या हुआ, आपने लिया बर्तन। क्या लिया? उसमें आपने भरा H2 और I2। क्या भरा? आप सबका ध्यान चाहिए, बोर्ड पे है क्या? NCERT में इसी पॉइंट के बारे में 2 पैरा लिखा है। बात बहुत छोटी सी है, पर NCERT का समझाने का तरीका देखना, और मैं भी आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। लिसन केयरफुली, ठीक? हमने रिएक्शन कराया H2 और I2 से। किससे कराया? ठीक है साहब, एक एक मोल ले लिए, रिएक्शन कराया, जीवन में सब कुछ थम सा गया। 3-4 सेकंड में जो होना था हो गया। ठीक ठीक ठीक। मान लो प्यारे बच्चों, इसके जीवन में इक्विलिब्रियम आ चुका है, और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम का समय है, लेट्स इमेजिन, कितना मान लो? 10 सेकंड मान लेता हूँ। कितना मान लिया? 10 सेकंड में इसके जीवन में क्या आ गया? सब कुछ बढ़िया। अब हुआ क्या, आपके दिमाग में फितूर आया। क्या आया? सब कुछ अच्छा चलता रहता, आपको मजा नहीं आता, बोले लेट्स हैव सम फन। ठीक है, अब आपने क्या किया? एक दूसरा बर्तन लिया। अरे आपका ध्यान बोर्ड पर है क्या? इस बार आपने क्या किया? जो रिएक्टेंट लिया वो लिया HI। क्या लिया? पहले रिएक्टेंट क्या लिया था, अब क्या लिया है? अच्छा बताओ, HI की स्टोइशियोमेट्री, इसकी, इसकी, तो आपने इन दोनों का लिया था 1-1 मोल। कितना लिया था? अब स्टोइशियोमेट्री के तहत आपने इसका ले लिया 2 मोल। कितना ले लिया? अरे मान लो, मान लिया। इसका कितना मोल लिया? अब रिएक्शन आपने इन दोनों से शुरू नहीं कराई, किससे शुरू कराई? किससे? किससे शुरू कराई? पहला सवाल, जब HI टूटेगा, जब HI, क्या H2 + I2 बनेगा? पहला सवाल, क्या ये भी रिवर्सिबल होगा? क्यों रिवर्सिबल होगा? प्रेसिपिटेशन नहीं है, कंबस्शन नहीं है, SASB नहीं है, तो रिवर्सिबल है।
अरे हाँ या ना? रिवर्सिबल है तो जीवन में एक ना एक दिन इक्विलिब्रियम। उस दिन दुनिया चौंक गई जिस दिन इसका इक्विलिब्रियम टाइम निकाला, और प्यारे बच्चों इक्विलिब्रियम समय फिर से 10 सेकंड ही आया। 10 सेकंड ही, 10 सेकंड ही। तो एनसीईआरटी ऐसे कहता है अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है, अगर कोई रिएक्शन चाहे उसे रिएक्टेंट से कराओ चाहे उसे प्रोडक्ट से शुरू कराओ, वो इक्विलिब्रियम आएगा, और जितने समय पे आता था उतने समय में आएगा। एक तो इसे सत्य मान के एक्सेप्ट कर लो, अटल सत्य है, हम मान लिया मान लिया मान लिया। अरे बोलो ना। लेकिन एनसीईआरटी अपनी बात यहाँ खत्म नहीं करता। उसने कहा आओ इसे एक नए अंदाज में देखते हैं। क्या बोला एनसीईआरटी ने? क्या आप सबका ध्यान बोर्ड पर है? अरे नहीं है यार। उसने कहा इसी को देखने के लिए थोड़ा सा ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और ये जो ग्राफ एनसीईआरटी ने बनाया प्यारे बच्चों, ये ग्राफ बनाया कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में। किसने बनाया? क्या सबका ध्यान बोर्ड पर है? नहीं है यार। अच्छा, पहले हमने किससे रिएक्शन शुरू किया? H2 प्लस रिएक्टेंट यहाँ कहीं होगा। H2 का कितना मोल? I2 का। सब फील कर रहे हो ना? अब H2 और I2 का एक एक मोल था, राइट राइट। क्या समय के साथ ये घटता जाएगा? क्या समय के साथ HI बढ़ता जाएगा? क्या ग्राफ कुछ ऐसा आएगा? धीरे धीरे सब कुछ थम सा जाएगा। और जिस वक्त थमा, लेट्स इमेजिन प्यारे बच्चों, लेट्स इमेजिन ये जो लम्हा है इसे ही मैंने कह दिया टी इक्विलिब्रियम। क्या बोल दिया? जो कि कितना है, यानी यहां से यहां कितना समय लगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब एनसीईआरटी ने कहा आओ इसी में एक दूसरा ग्राफ बनाते हैं। आप सबका ध्यान जी बोर्ड पे भाई साहब है क्या? अब उन्होंने जिसे रिएक्टेंट माना था, रिएक्टेंट किसे माना था पहले? H2 और I2 को। बोलो हाँ या ना? यार ऐसे डब्बा क्या बना देता हूं मैं, कंसंट्रेशन और एक्टिव मास। और ये किसका ग्राफ है? लिख दो, मैं प्रोडक्ट HI चलेगा पक्का। अब क्या जो प्रोडक्ट था वो बन चुका है रिएक्टेंट, और जो रिएक्टेंट था वो बन चुका है। तो ग्राफ जो है उसमें HI से शुरू होगा कि H2I2 से? 1 मोल से शुरू करूं 2 मोल से? ग्राफ ऊपर शुरू करूं नीचे से? एक एक पॉइंट लॉजिकल है, सबका ध्यान बोर्ड पे है ना? तो ग्राफ मैंने ऊपर शुरू किया, बताओ HI घटेगा बढ़ेगा? HI रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट? इधर से देखो ना, इधर से, इधर से क्या बन चुका है? अरे बोलो यार, क्या वो रिएक्टेंट बन चुका है? क्या समय के साथ वो घटता जाएगा? एक मिनट, मैंने ग्राफ यहीं से शुरू क्यों नहीं है, समझ पाए ना? कितना मोल माना है? एक एक पॉइंट का लॉजिक दे रहा हूं, बोलो हाँ या ना? ग्राफ ऊपर शुरू कर रहा हूं, बोलो हाँ या ना? ग्राफ गिरेगा कि उठेगा? ग्राफ गिरता। और H2I2 ग्राफ बढ़ता, ग्राफ गिरता, ग्राफ उठता। समझ पा रहे क्या प्यारे बच्चों? एक का ग्राफ उठ रहा और एक का ग्राफ गिर रहा, एक का ग्राफ उठ रहा और एक का ग्राफ। आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही 10 सेकंड बीता, यहाँ पे भी था कंसंट्रेशन, यहाँ पर भी है टाइम। यहाँ से लेके यहाँ का जब समय निकाला हुआ आया 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद फिर सब कुछ थम सा गया था। फिर सब कुछ। मैं फिर कहता हूँ, ये ग्राफ हमें क्या समझा रहा? क्या सबको फील आ रहा? ये ग्राफ हमें क्या सिखा रहा, बता पाओगे? ये ग्राफ हमें सिखाता है चाहे किसी रिवर्सिबल रिएक्शन को रिएक्टेंट से करा लो और चाहे उसके प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना के करा लो, इक्विलिब्रियम जब आना था तभी आएगा, अगर टेम्परेचर बदला नहीं जाए। नहीं समझे? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड। Equilibrium can be attained from both directions. Equilibrium can be attained from both directions. Equilibrium दोनों ही डायरेक्शन से अटेन किया जा सकता है। ब्रैकेट लिख देना, if can be attained from both directions. If temperature will not change, if temperature will not change, then equilibrium time will not change. हालांकि आगे चल के जब मैं आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ाऊंगा, ये लाइन बहुत क्लियर हो जाएगी। If temperature will not change, equilibrium time will, मतलब अगर टेम्परेचर नहीं बदला तो इक्विलिब्रियम का समय भी बदलने वाला। हेलो, नहीं समझे? कितनी देर में इक्विलिब्रियम आता था, तो कितनी देर में आएगा? टेम्परेचर बदल दोगे तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। क्यों होगा वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है? बना लीजिएगा ग्राफ।
ऐसा क्यों? हाँ, ऊपर जा तो रहे। अगर आप देखेंगे तो मैंने जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट बनाया है बच्चे, वो 10 सेकंड का है। इक्विलिब्रियम का मतलब कभी ये नहीं होता है कि अगर इसका एक बच्चे का डाउट है, सर सबका डाउट सर इसके एक एक मोल थे, इसके 2 मोल बनने चाहिए, इसके एक एक मोल कभी खत्म ही नहीं हो सकते। अगर खत्म हो गया वो रिएक्शन रिवर्सिबल हो ही नहीं सकती। एक एक मोल थे, उसमें से कुछ गया होगा, आया होगा दुगुना। आप ऐसे बोलते सर, ऐसे बोलना चाहिए था आपको, सर उससे ज्यादा बढ़ेगा। नहीं समझ पाए। एक बच्चे का डाउट है, सर अगर 1 मोल था, कितना था? तो सर HI 2 मोल क्यों नहीं बना? मैंने कहा इम्पॉसिबल, बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? अरे 2 मोल बनने के लिए 1 मोल खत्म होना पड़ेगा ना यार। और जहां खत्म हो गया वो रिवर्सिबल होता है क्या? क्या रिवर्सिबल रिएक्शन कभी खत्म होती है? क्यों खत्म नहीं होती है? क्यों रिएक्शन होते होते एक समय उसके जीवन में ऐसा आता है जब सब कुछ थमसा। तो जब रिएक्शन में सब कुछ थमसा गया, कहां से खत्म होगी? पहला पॉइंट, ये कभी 2 मोल नहीं हो सकता, समझ पाए? दूसरा पॉइंट, हाँ आप ये कह सकते थे अगर इसमें से गया x और इसमें से भी गया तो ये आएगा 2x, मतलब घटा इतना है तो बढ़ेगा इतना। ये जरूर बोल। इनफाइनाइट टाइम पे 2 मोल मिलेगा, इम्पॉसिबल। कैसी बातें कर रहा हो आप? नहीं समझ पा रहे। सुनो, H2 + I2 से बना 2HI। अरे हाँ या ना? T बराबर 0 पे 1 मोल, T बराबर 0 पे सब लोग आ जाओ। इसके कितने मोल? समय बीतता क्या 1 में से कुछ कम होगा? कितना होगा? 1 में से कुछ कम होगा, कितना होगा? ये x क्या लिखने का रूल पता है ना सबको? स्टोइचोमेट्रिक रेशियो में जाएगा, उसी रेशियो में कितना आएगा बोलो जरा। अब चलते चलते भैया सब कुछ थम सा गया यार, सब कुछ जाता है, 1 मोल आता है, 1 मोल तो कहां से आगे रिएक्शन हो? इनफाइनाइट टाइप करा दो, चाहे डबल इनफाइनाइट करा दो, वहां पे सब कुछ थम सा गया है। अब वो बदलने वाला नहीं है। यही तो इक्विलिब्रियम है, यही तो कहलाता है इक्विलिब्रियम। तभी तो से हम समझ रहे हैं। इमेजिन करें सिचुएशन को, किसी रिएक्शन के जीवन में आता होगा, रिएक्शन को कैसा लगता होगा? सोचो। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद क्या कुछ सवाल करने को आतुर हो रहे हैं? आइए कुछ कॉमन सेंस बेस्ड सवाल कर डालते हैं। कुछ कॉमन सेंस बेस्ड सवाल। अगर ग्राफ कहीं सीधा ना हो तो सीधा मान लिया जाएगा। पहला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर, बहुत ही आसान सवाल है। सवाल पूछ रहा है जो बना है वो सही है कि गलत? लिखिएगा पहला सवाल। लॉजिकल, कॉमन सेंस बेस्ड। यकीन मानिए सारा कंसेप्ट आपके जहन में है। आराम से मैंने ग्राफ बना दिया। इसके कितने मोल हैं? T बराबर 0 पे कितने मोल है? T बराबर 0 पे कितने मोल है? कितने बच्चे कह रहे ग्राफ सही है? रुको जरा, कितने बच्चे कह रहे इस ग्राफ के जीवन में इक्विलिब्रियम आ चुका है? कितने बच्चे बता सकते हैं कौन सा समय इक्विलिब्रियम? बता सकते हो कौन सा समय है? वो सब कुछ कब बताओगे? जब ग्राफ सही होगा। बोलो हाँ या ना। आप मुझे बताओ ये ग्राफ सही है कि गलत है? कितने बच्चे बता रहे ग्राफ सही है? रेज योर हैंड। कितने बच्चे कह रहे ग्राफ गलत है? अरे बाकी क्या कह रहे हो भाई? क्यों ग्राफ गलत है? गलत कह रहे हैं तो सर कितना मोल लेके चले थे? P 1 से ज्यादा कैसे हो गया? नहीं समझ पाए? अरे आसान है ना यार। A का कितना मोल लिया है भाई आपने? 1 मोल। तो क्या रिएक्शन होते होते B का मोल 1 से ज्यादा हो जाएगा? ऐसा ये बढ़िया था। ऐसा थोड़ी हो सकता है। हाँ हो सकता था अगर यहाँ पे स्टोइचोमेट्री 5 होता, 10 होता, 20 होता, लेकिन स्टोइचोमेट्री कितनी है? कितनी है? अगर क्या बोला मैंने 1 मोल सारा जाता तो भी 1 मोल ही, मगर 1 मोल सारा कभी ना। बीच इक्विलिब्रियम, जब सब कुछ थमसा
तो 1 मोल सारा कभी नहीं। अगर 1 मोल जाता 1 मोल तो मैक्सिमम कितना आता? 1 से ज्यादा तो कभी ना, 1 से हमेशा कम ही। अरे बोलो ना यार। प्यारे बच्चों, आपके सामने एक दूसरा ग्राफ मैंने बना दिया, जरा सुनिएगा। क्या आप सबका ध्यान बोर्ड पर है? अगला ग्राफ मैंने आप सबके सामने बना दिया। मुझे बताओ क्या अब ये ग्राफ सही है? जरा देखना, क्या अब ये ग्राफ सही है? अब क्या दिक्कत है? अब क्या दिक्कत है? वही वैल्यू है। ये है 1 मोल, ये है रिएक्टेंट, ये है। अब क्या दिक्कत है? सर ये बढ़ते बढ़ते 1 मोल कभी हो ही नहीं सकता है। ये 1 तब होगा जब ये 0 होगा, और उसके 0 होने का मतलब रिएक्शन खत्म हो गई। वो रिएक्शन जो खत्म हो गई काहे की रिवर्सिबल है? कलन रिवर्सिबल के नाम पे। अरे हाँ या ना? लिखेगा पहला सवाल, आइडेंटिफाई if the given is correct. Identify if the given graph is correct. पहचान करके बताइए कि जो ये ग्राफ है वो सही है कि गलत, और ग्राफ बना लीजिएगा। A B 1 मोल, T बराबर T इक्विलिब्रियम पे कितना होगा? 1 माइनस एक्स एंड एक्स। तो आप लिख सकते हैं x कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। x कभी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। यही कारण है ये जो ग्राफ आपके सामने बना है ये सही है कि गलत? तो लिख दीजिएगा रॉन्ग। अगर आप सीख चुके हैं, आओ एक सवाल मैं आपके सामने और प्रस्तुत करता हूं। अगला सवाल और बना है एक ग्राफ, आपसे पूछ रहा है बताइए ये ग्राफ सही है कि गलत। इसमें उन्होंने इस वाले पॉइंट पे दिखा रखा है इक्विलिब्रियम। ये वाला ग्राफ ऊपर वाला है हाइड्रोजन का, नीचे वाला ग्राफ है नाइट्रोजन का, और नीचे वाला ग्राफ है अमोनिया का। आपसे पूछा था इफ द गिवन ग्राफ इज करेक्ट और रॉन्ग। कॉमन सेंस लगाइए, लॉजिक लगाइए, आंसर बताइए। अरे बहुत सिंपल कहानी चल। ये पहला वाला सवाल लिख लिया था सबने? लिख लिया है? जल्दी से नहीं लिख पाइए। एक दिन हम आए, क्या नहीं आप लिखना भूल गए? आपके सामने ग्राफ बना है, फिर से वही सवाल है। जब हम चैप्टर के अगले हिस्से में आएंगे ग्राफ अपने आप समझ जाएंगे, पर अभी आपके दिमाग में इतना लॉजिक डेवलप हो जाना चाहिए, सही गलत क्या ये समझ में आना चाहिए। इफ गिवन ग्राफ इज करेक्ट और रॉन्ग। कितने बच्चे कह रहे करेक्ट? क्यों यार, दिक्कत क्या है? नाइट्रोजन घटेगा, हाइड्रोजन घटेगा, अमोनिया बढ़ेगा, ठीक तो है। कितने बच्चों ने आंसर सोच लिया? रेज योर हैंड। करेक्ट वाले, करेक्ट करेक्ट। अरे यार ऐसा नहीं हो सकता, कोई तो होगा। करेक्ट करेक्ट, ग्राफ सही है। अच्छा नहीं, क्या ये ग्राफ गलत है? क्यों गलत है? सर इतना फील तो हमें भी आता है कि समय के साथ नाइट्रोजन भी घट रहा है, समय के साथ हाइड्रोजन भी घट, मगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन से ज्यादा घट रहा है, और ज्यादा नहीं 3 गुना ज्यादा घट रहा है। कितना गुना? ये कैसे बता दिया आपने 3 गुना घट रहा है? अगर 1 मोल जाएगा तो 3 मोल जाएगा तो 2 मोल आएगा। जितना जाएगा उसका 3 गुना जाएगा। नहीं समझ पा रहे? अगर 1 जाता तो कम से कम 3 तो जाता, जितना भी जाता उसका 3 गुना जाएगा। बोलो हाँ या ना? ये कैसे संभव है कि नाइट्रोजन ज्यादा घट गया हाइड्रोजन कम घटा? भाई साहब ये तो संभव ही। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो प्यारे बच्चों क्या ये ग्राफ फिर से गलत हो गया? तो लिख दीजिएगा ये भी है रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। अब ये ना कहना सब हमें रॉन्ग क्यों पढ़ा रहे हो आप? हाँ, हम पहचान करना सीख रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं आपने क्या क्या सीखा। जल्दी से देखते हैं हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। कितने हिस्से अभी क्या पढ़ रहे हैं? थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है बता दोगे? इक्विलिब्रियम किस रिएक्शन के जीवन में आता है बता दोगे?
जब इक्विलिब्रियम आता है क्या क्या होता है बता दोगे? कैटलिस्ट के मिलाने से क्या होता है बता दोगे? रुकना जरा, इक्विलिब्रियम क्या है बोलो? वो लम्हा, वो पल, वो क्षण। चलेगा क्या प्यारे बच्चों? कैटलिस्ट के मिलाने से इक्विलिब्रियम जल्दी आता है? क्या कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो इक्विलिब्रियम को डिले कर सकते हैं? जो इक्विलिब्रियम को डिले करते हैं वो कैटलिस्ट नहीं, वो इनहिबिटर है। क्या प्यारे बच्चों किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को किसी भी डायरेक्शन से कराओ इक्विलिब्रियम आएगा? ग्राफ भी समझ में आएगा? कहानी को आगे बढ़ाएं क्या? यहां तक था प्यारे बच्चों इस चैप्टर का थ्योरेटिकल हिस्सा। अब हम आते हैं चैप्टर के दूसरे सबसे अहम हिस्से में, केपी एंड केसी। चले क्या? अब हुआ क्या? रिएक्शन के जीवन में आ गया इक्विलिब्रियम। क्या गया? हमने कहा स्टैच्यू बन जाओ, बना ही है। इक्विलिब्रियम आ गया तो स्टैच्यू बन गया ना। इक्विलिब्रियम आ गया तो क्या रिएक्शन स्टैच्यू बन चुका है? अरे बोलो ना यार, क्यों स्टैच्यू बन चुका है? सब कुछ थम सा गया है। जब कोई स्टैच्यू बनता है क्या वो मर जाता है? थमा थमा सा रहता है ना यार। तो रिएक्शन में तो स्टैच्यू खेल रही है। हमने कहा थोड़ा देर स्टैच्यू लो, तुम्हें पढ़ लेते हैं, समझ पा रहे क्या? तो कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ रिएक्शन एट। चल प्यारे बच्चों, मैं फिर से एक वर्ड आपको याद दिला दूं जिसका नाम था रेट। सबको याद है? आर अभी टॉपिक में, जिनको याद है वो लिखेंगे नहीं, जिनको नहीं याद याद कर लेंगे। हेलो हेलो हेलो। रेट सबको याद है? रेट लॉ भी सबको याद है? एलिमेंट्री सबको याद है? कॉम्प्लेक्स सबको याद है? मॉलिक्युलरिटी सबको याद है? किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट लॉ लिखना सबको याद है? किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट लॉ लिखना सबको याद है? मान लो, क्या बोला मैंने? एक रिएक्शन है ए से बनना बी, ए से बनना। रेट लॉ लिख के बताओ, आर बराबर के इंटू ए की पावर। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है। जब एलिमेंट्री रिएक्शन होता है जो स्टोइकियोमेट्री होता है वही पावर। चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स सबको याद है? पक्का याद है? आ जाओ आप सबका ध्यान चाहिए प्यारे बच्चों। मान लो, क्या बोला मैंने? मेरे पास एक रिएक्शन है ए प्लस गिव्स प्लस, और मान लो ये जो रिएक्शन है प्यारे बच्चों ये रिवर्सिबल भी है। कैसी है? क्या दुनिया की हर रिएक्शन रिवर्सिबल होती है? मगर कुछ होती है, और जो होती है उन्हीं के जीवन में इक्विलिब्रियम आता है। और जब इक्विलिब्रियम आता है सब कुछ थम सा जाता है। वो रिएक्शन कभी खत्म होने वाली? क्या वो रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ जाती है? क्यों जाती है? क्योंकि वो रिवर्सिबल है। वो रिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि वो है, वो ऐसी है। कौन? अरे हाँ या ना? क्या प्यारे बच्चों इस रिएक्शन में एक फॉरवर्ड डायरेक्शन एक बैकवर्ड डायरेक्शन है। हमने रिएक्शन को एलिमेंट्री माना है। किसे माना है? एक मिनट। हम लोग क्या कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? ये जो इक्विलिब्रियम चैप्टर आप पढ़ रहे हो ये दिया गया है गुल्डबर्ग एंड वागे के द्वारा। किसके द्वारा? जैसे मैं कहूंगा वागे साहब, अब मैं जो बोलने वाला हूं मैं नहीं बोल रहा हूं, वागे साहब बोल रहे हैं। समझ पा रहे क्या? वागे साहब ने कहा। किसने कहा? क्या सबका ध्यान बोर्ड पर है? क्या इस रिएक्शन में एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड है? क्या फॉरवर्ड इधर से है, इधर से रिएक्टेंट कौन है, और बैकवर्ड? अब रिएक्टेंट कौन है? सी और डी। बोलो हाँ या ना? क्या आप सब मुझे रेट ऑफ फॉरवर्ड लिख के बता दोगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी। क्या रेट ऑफ बैकवर्ड बता दोगे? क्या रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोपोर्शनल टू आया ना? प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे, कांस्टेंट के लगाओगे। क्या सबको याद आ रहा है? प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे, कांस्टेंट के लगाओगे। अरे हाँ या ना? अरे याद हो तो इसी का एक लॉ है, इसी का एक नाम है जिसे हमने कहा था लोमा। याद आया? लॉ ऑफ, जो कहता है किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ कैसे लिखना। बोलो हाँ या ना? क्या हमने RFRB लिख डाला? ये है कप्पा, ये है कप्पा, ये है केल्विन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये है रेट कांस्टेंट। अरे रेट कांस्टेंट तीन चीजों पे डिपेंड करता है, रिएक्शन, टेम्परेचर, कैटेलिस्ट। सबको याद आ रहा है ना? रुकना जरा, ये रिएक्शन चल रही, चालू करो। जनरेटर है क्या?
चालू करो, चालू कर दिया। अभी फॉरवर्ड गई, अभी बैकवर्ड आने लगी। एक समय ऐसा सब कुछ थमसा, आर बराबर आर भी हो, ऐसा थर्मो ने कहा कि काइनेटिक्स ने कहा। ये किसने कहा? रेट की बातें कौन करता? हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वागे साहब है, और वागे साहब ने पूरे काइनेटिक्स के दम पे बनाया था। किसके दम पे बनाया? किसने? ऐसा क्यों किया उन्होंने? थर्मो वाला बनाते वो पढ़ लेते, ये वाला बनाए तो क्या करे? समझ पा रहे क्या? ये पढ़ लेते हैं। पढ़े क्या? रुकना जरा। क्या एट इक्विलिब्रियम आर बराबर आर भी होगा? क्या दिस बराबर दिस होगा? मैं लिख दो प्यारे बच्चों, के एफ इंटू ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी बराबर के बी इंटू, अरे बोल दो यार, जितना जल्दी बोलते देखता हूँ। जल्दी बोलना, आप बोल ही नहीं पाओगे। आप बोलना जरा, आप बोलना, रुक जाओ एक, रुको जरा। ये रेट कांस्टेंट है क्या? ये रेट कांस्टेंट है? सारे कांस्टेंट को ए, रुको जरा, ये क्या है? ये कंसंट्रेशन है कि एक्टिव मास है? एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास कंसंट्रेशन ही तो है। इन द अर्ली डेज ऑफ केमिस्ट्री कंसंट्रेशन वाज नोन एज एक्टिव मास। याद आ रहा है? एनसीईआरटी पेज नंबर 190। सब याद है आपको? अरे हाँ या ना? रुकिएगा जरा, सुनो सुनो, ये है एक्टिव मास। क्या है ये? एक्टिव मास, एक्टिव मास, एक्टिव मास। अरे हाँ या ना? मैं क्या करता हूँ, सारे कांस्टेंट को एक तरफ बचा लेता हूँ और सारे एक्टिव मास को एक तरफ कर देता हूँ। कर डालू क्या? एक बार बताओ, जब सारे कांस्टेंट को एक तरफ लाऊं तो के एफ अपॉन के बी लाऊं कि के बी अपॉन के एफ? आपसे कहते हैं पढ़ो तो आप ऐसे खड़े होके पढ़ते हो, बैठ के पढ़ते हो, उल्टा लटक के पढ़ते हो। जनरल कॉमन सेंस क्या कहता है? नॉर्मल चीजें क्या है? फॉरवर्ड ऊपर रखे, बैकवर्ड ऊपर रखे, आपका जो मन करे। रिएक्शन जब शुरू होती है सबसे पहले फॉरवर्ड जाती है, पहले बैकवर्ड आती है। हम ऊपर के एफ को बचा के रख ले, चलेगा? नीचे के बी लिख दे, चलेगा? बोलो इधर क्या आएगा, आपको बोलना है। ऐसे नहीं, जल्दी बोलो। सी की पावर सी इंटू डी। ऐसा लग रहा था कि सब्जी बाजार में खड़े हो यार। एक लय में बोलते नहीं आप लोग, ऐसे करते रहते हैं। रुको जरा, क्या ये कांस्टेंट है? क्या ये भी कांस्टेंट है? ये कप्पा है क्या? ये रेट कांस्टेंट है क्या? इस रेट कांस्टेंट के रेशियो को हमने एक नया नाम दिया और वागे साहब ने कहा दुनिया आज से जानेगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नाम से। वागे साहब ने कहा दुनिया आज से इसे जानेगी। क्या बोला उन्होंने? दुनिया आज से किस नाम से? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो एक रूल बन चुका है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो रेट कांस्टेंट का रेशियो ही होता है। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो रेट कांस्टेंट का रेशियो ही होता। के एफ अपॉन के भी चलेगा। अब जो मैं कहने वाला हूं आप सबका ध्यान चाहिए, पॉइंट आने वाला है, सबसे अहम कंसेप्ट आने वाला है। पूरी क्लास सुन रही है क्या? मैंने लिखा के बराबर सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी अपॉन ए की। रुकना जरा, ये है एक्टिव मास ऑफ सी, इनिशियल के इक्विलिब्रियम वाला। देखिए एक मिनट रुको जरा, ये आपने जब रेट लिखा, क्या लिखा? तो रेट में जो कंसंट्रेशन लिखोगे उस समय की रफ्तार आएगी। इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल रफ्तार, सबको याद आ रहा है? 10 सेकंड की कंसंट्रेशन 10 सेकंड वाली रफ्तार, 20 सेकंड की कंसंट्रेशन 20 सेकंड वाली रफ्तार, जबकि लिखोगे कंसंट्रेशन तब वाली रफ्तार। इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन तो इक्विलिब्रियम वाली रफ्तार। बताओ ये इनिशियल है कि इक्विलिब्रियम वाला? बोलो ये इनिशियल है कि इक्विलिब्रियम वाला? पढ़ो, कैसे पढ़ोगे? कंसंट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ डी, कंसंट्रेशन ऑफ बी, चलेगा? रेस टू पावर स्टोइशियोमेट्री, स्टोइशियोमेट्री, स्टोइशियोमेट्री। बोलो हाँ या ना? एक मिनट, एक मिनट। ऊपर प्रोडक्ट है कि रिएक्शन? नीचे ये लिखना आसान है? एक बात बताओ, ये जो आपके सामने लिखा है, जब आप इसमें सी की कंसंट्रेशन रखोगे, डी की कंसंट्रेशन रखोगे, ए की कंसंट्रेशन रखोगे, बी की कंसंट्रेशन, क्या निकल के आएगा? इक्विलिब्रियम। गौर फरमाइएगा, आपके लिखने के पहले आपके भी उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, है और रहेगा। आपके लिखने के पहले, क्या बोला मैंने? हमने बोर्ड में तो लिखा है ना यार,
कुछ देर पहले जो मैं नहीं लिख रहा था, क्या उसका केस दुनिया में था ही नहीं? उसका केस था, है, रहेगा। उसका केस था, है, लेकिन जब इंसान ने उसे निकालना चाहा, उसे पढ़ना चाहा, उसे समझना चाहा, उसने एक एक्सप्रेशन की खोज करी, एक अभिव्यक्ति की खोज करी, तो उसमें वो वैल्यू रखता था। और क्या निकल के आता था कि ये हमने बस निकाला, ये हमने बस, वो तो था, वो है, वो रहेगा। मगर अगर निकालना होगा तो इक्विलिब्रियम वाला कंसंट्रेशन लिखना और उससे सॉल्व होके आएगा। के बोलो हाँ या ना? ये जो आपके सामने लिखा है एनसीईआरटी ने, इसी का नाम रखा है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या बोला एनसीईआरटी ने? कॉपी में लिख ले क्या? कॉपी में लिखिएगा सबसे पहला पॉइंट लोमा, जैसे बोलूं वैसे लिखना। लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट लोमा। ये फुल फॉर्म तो याद है? बहुत बढ़िया। काइनेटिक्स आज मदद कर रहा है थोड़ी, बस यहीं तक, उसके बाद कोई हेल्प नहीं है काइनेटिक्स की। लोमा, लॉ ऑफ मास एक्शन। लिख लेना थोड़ा सा इंग्लिश में, लगे आप भी लिखते हो। लॉ ऑफ मास एक्शन, एक लाइन लिखिएगा। यही दिया था गुल्डबर्ग एंड वागे, तो हम लोग बोलते वागे साहब, चलेगा? लिखिएगा। वैसे आप भूलने वाले तो हो नहीं? अरे भूल जाओगे क्या? कोई बोले इक्विलिब्रियम किसने बनाया, किसका कॉन्टिन्यूम, लिखेगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। वागले नहीं ना, वागे, वागले साहब। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू this law, rate of any reaction is directly proportional to the rate of any reaction is directly proportional to the, सबका ध्यान बोर्ड पे, rate of any reaction चाहे फॉरवर्ड चाहे, is proportional to the product of, is proportional to the product मतलब मल्टीप्लिकेशन, is proportional to the product of concentration of reactant, is proportional to the product of concentration of reactant raised to power, raised to power, उसकी पावर भी लगाना है, raised to power, कोई बोल पाएगा? its stoichiometric coefficient, raised to power its stoichiometric coefficient, raised to power its stoichiometric coefficient। एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान सुन रहा था, वो कहता है सर, क्या कहता है? और ये वो बच्चा था जिसे काइनेटिक्स बहुत अच्छे से याद है। उसने कहा सर आपने हमें पढ़ाया था रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल है, लोमा थ्योरेटिकल है। आपने हमें पढ़ाया था रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल है, लोमा। तो बच्चा मुझसे कहता है जब वो थ्योरेटिकल है उससे पूरी दुनिया हमने कैसे मानी? हाँ वो थ्योरेटिकल है मगर एलिमेंट्री के लिए वो भी एक्सपेरिमेंटल के जैसा ही तो है। वो आगे साहब ने जब इस केमिस्ट्री की, इस केमिकल इक्विलिब्रियम की दुनिया को बनाया, उन्होंने कभी भी मैकेनिज्म को नहीं माना। मैकेनिज्म को इसे ऐसे समझेंगे, मान लेते प्यारे बच्चों की रिएक्शन है ऐसे बना डी, ऐसे बना, और मान लो एक कॉम्प्लेक्स है। कैसी है ये? अगर कॉम्प्लेक्स है तो क्या इसकी मैकेनिज्म होगी? अरे होगी। मान लो ए से बनना बी, बी से बनना सी, सी से बना, वो आगे साहब ने कहा इसे अलग से पढ़ो, इसे अलग से पढ़ो, इसे अलग से पढ़ो, और जब इसे पढ़ना है इन तीनों की मदद से बाद में पढ़ेंगे, वो भी सिखाऊंगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? आज मैं जो आपको सिखा रहा हूं उसमें कहीं पे भी मैकेनिज्म इन्वॉल्व, और अगर मैकेनिज्म इन्वॉल्व है कैसे वो मैं आगे बताऊंगा। इज दिस क्लियर? हाँ लोमा थ्योरेटिकल है मगर एलिमेंट्री के लिए एक्सपेरिमेंटल जैसा ही एक्सप्रेशन आएगा भाई। नहीं कैच कर पा रहे हो? पक्का? कॉपी में लिखिएगा। लॉ लिख लिया था, उसके बाद यहां तक छापा मार खेलेंगे। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख लिया था, उसके बाद वहां शुरू हो जाएंगे। तो कहानी कुछ ऐसी चल रही है, रिएक्शन के जीवन में आ चुका है इक्विलिब्रियम। क्या आ चुका है? अब जब इक्विलिब्रियम आएगा उसी समय हम एक एक्सप्रेशन लिखेंगे जिसका नाम होगा एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आज से कई साल पहले पता लोगों को नहीं पता था कि क्या है, तो वे ऐसे बोला करते थे, पता वो जब रिएक्शन जीवन में इक्विलिब्रियम, आवाज कट रही है, उसके जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा तो बोलते थे जब इक्विलिब्रियम आएगा उस समय के प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन और रिएक्शन का
हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आएगा। क्या बोलते थे? हमेशा एक, ये वाली बात है। पता, रात को 12 बजे जाओगे तो एक पेड़ आएगा, पेड़ के बगल एक पत्थर रखा रहेगा, पत्थर को छूओगे तुम ये हो जाओगे। समझना मेरी बात को। ऐसा कभी बात करते थे ना यार, वो लोगों को पता था नहीं। वो कैसे? अरे पता, जब एक समय ऐसा आएगा, क्या बोलते थे? जब एक समय ऐसा, उस समय प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का रेशियो निकालोगे, वो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आएगा। क्या आएगा? और इसे कहते थे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। आगे चल के उसे कांस्टेंट नंबर का नाम रखा गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या नाम रखा गया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम सबके सामने एक कांस्टेंट नंबर आ चुका है जिसका नाम है के। बच्चा मुझसे कहता है सर वो कांस्टेंट नंबर क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि जब इक्विलिब्रियम आएगा सब कुछ थमसा, ये बदलने वाला, जहां वही तो रुक जाएगा ना यार। तो जब उन चीजों का रेशियो निकालोगे वो भी तो डिवाइड होके कांस्टेंट नंबर आएगा। लिख लिया होगा? याद रखना, यहां से हम जिस इक्विलिब्रियम को डेवलप कर रहे हैं, ये शुरुआत हुई है केमिकल काइनेटिक्स से। वो आगे साहब ने जिस इक्विलिब्रियम को बनाया है उसके पीछे का बेसिस किससे उन्होंने चुराया है? काइनेटिक्स। जस्ट क्लियर? अगर डेल्टा जी बराबर 0 से बनाते मजा ही कुछ और होता। उन्होंने बनाया ही नहीं, ऐसा क्या करें। याद रखिएगा, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं। आखिरी लेक्चर तक आएगा। ईच एंड एवरी चैप्टर इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स से ज्यादा है। चलिए आप सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, आ जाओ जरा आगे। क्या रुकते हैं? ये के क्या है? इक्विलिब्रियम। ये जो मैंने डब्बा में लिखा ये क्या है? ये कंसंट्रेशन है क्या? एक्टिव मास। क्या आप सबका ध्यान बोर्ड पर है? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आपने भी गुजरे पे लोमा लिखा था, पढ़ो जरा क्या लिखा था? रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज, अरे बोलो ना यार, मुझे बताइए सच में ये कंसंट्रेशन है कि एक्टिव मास लिखा जा रहा है? क्या लिखा जा रहा है? वो आगे साहब उस समय कंसंट्रेशन क्या बोलते थे? क्योंकि वो उस जमाने के थे ना यार। और एनसीईआरटी कहता है इन द अर्ली डेज ऑफ केमिस्ट्री कंसंट्रेशन नोन एज एक्टिव मास। अरे वो भी तो अर्ली डेज के थे। वो आगे साहब हाँ या ना? अब सुनना ध्यान से। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपसे बोला एक्टिव मास। क्या बोला? पूरी क्लास ध्यान बोर्ड पे चाहिए यार। क्या एक्टिव मास कंसंट्रेशन है? क्या एक्टिव मास प्रेशर के प्रोपोर्शनल है? क्या P बराबर x इंटू पी होता है? क्या P x के प्रोपोर्शनल है? क्या P x के प्रोपोर्शनल है? क्या एक्टिव मास C के प्रोपोर्शनल है? एक्टिव मास P के प्रोपोर्शनल है? क्या एक्टिव मास x के प्रोपोर्शनल है? प्यारे बच्चों, जहां लिखा कंसंट्रेशन वहां लिख दो प्रेशर चलेगा, वहां लिख दो मोल फ्रैक्शन चलेगा। यानी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके लिखने के हमारे पास तरीके होंगे। या तो लिखो कंसंट्रेशन बनेगा Kc, या तो लिखो प्रेशर बनेगा, या तो लिखो मोल फ्रैक्शन बनेगा Kx, या तो लिख दो प्रेशर भी, या तो लिख दो कंसंट्रेशन बनेगा Kpc। चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अरे हाई डोज इलेक्ट्रोड प्रेशर भी लिखते थे लाला। अरे कह रहे लिखते थे क्या? याद आ रहा है क्या? नहीं याद आ रहा है। प्रेशर लिखा था हमने। प्रेशर कहाँ लिखते थे? ना लिखने वाला वन लिखते थे। अरे नहीं साहब, ये वन बार होता था। सबको याद आ रहा है? रुकना जरा। जब हम के क्या लिखेंगे? क्या उसमें कंसंट्रेशन लिखेंगे हमेशा कोई जरूरी है? कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं, प्रेशर भी लिख सकते हैं, Kx भी लिख सकते हैं। प्रेशर कंसंट्रेशन दोनों लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के। उसके बाद चलने दो, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद बेटा वो राइट के बाद लेफ्ट, लेफ्ट के बाद माय गॉड वेरी इंटेलिजेंट। लिख लीजिएगा, सब आता है आपको। Kc, Kp, Kx, Kpc। अरे बहुत आसान ही क्या कहानी है। आओ एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं टैलेंटेड है। जरा लिखिएगा प्यारे बच्चों। मुझे ऐसा क्यों लग रहा आप सब कुछ लिख पाएंगे? लिख पाएंगे क्या?
आपके सामने अगर लिख पाओगे तो बिना देखे बता दो कैसे लिखोगे केसी केसी केसी, आपको बोलना है, ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं बस, बोलना है, कॉपी में लिखना नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ NH3 की पावर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2 इनटू कंसंट्रेशन पावर, पक्का पक्का। केपी कैसे लिखोगे बोलो जरा, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया की पावर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर। बहुत बढ़िया। अगर मुझे लिखना होता kx कैसे लिखता, मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया की पावर 2 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन की पावर। गलत, सारे गलत। सोचो सोचो, जी हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया ये डिजाइन काहे की है? क्रॉस भी कर दिया तूने, तभी तो मैं कहता हूं जब मैं बोलूं तभी लिखा करो। देखिए ऐसा क्यों लग रहा है आप सब सवाल करने को ललायित हो रहे हैं? अभी देता हूं सवाल, अभी देता हूं बच्चे। यार अपनी वो एक जनरल रिएक्शन जो हर चैप्टर में आती है, से प्लस डी, वो जनरल रिएक्शन आपको याद है क्या? अच्छा सुनो ना यार, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा डेल्टा एनजी, सुना है? कितने बच्चों ने सुना है? रेज योर हैंड। सबको फॉर्मूला भी याद है? आपको नहीं याद है? पीछे पीछे याद है? डेल्टा एनजी क्या होता है? डेल्टा एनजी चेंज इन मोल ऑफ गैस, समय बोल के बताना, स्टोइशियोमेट्रिक। हाँ ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई नहीं, वही वाला बोल दिया करो, वही वाला सर। चलिए आप सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, एक छोटा सा कंसेप्ट सिखा रहा हूं यार। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? क्या नाम है? केमिकल। गलत। वागे साहब का क्या नाम है? वागे साहब का केमिकल। गलत। वागे साहब का गैसियस। क्या पढ़ रहे हैं हम? वागे साहब का गैसियस केमिकल। बारे में इस चैप्टर में जितनी भी बातें हैं, जितनी भी कंसेप्ट हैं, जितनी भी चीजें सिखाते हैं, वो सब गैसियस रिएक्टेंट या गैसियस प्रोडक्ट के लिए होती है। तभी तो उन्होंने प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का एक्टिव मास कितना माना था? 1। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर का नाम बोलना जरा। वागे साहब का गैसियस केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है क्या? चलिए आइए जरा, अब उनके इक्विलिब्रियम में उन्होंने क्या कहा जरा सुनना। प्यारे बच्चों, अभी मैंने आप सबके सामने लिखा था केसी। क्या लिखा था? कॉपी लिखना नहीं है, बोर्ड पे आ जाए सब लोग। कॉपी में लिखना नहीं, आगे क्या? अच्छा अपने पहले वो जनरल रिएक्शन बोल दो, ए प्लस बी बी। क्या आप मुझे डेल्टा एन जी बता दोगे? कितना? सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। यार आपने तो मुझसे पूछा नहीं गैस कौन है सॉलिड कौन? वाके साहब का गैसियस केमिकल इक्विलिब्रियम। चलेगा क्या? आप इस रिएक्शन का केसी लिख पाओगे? क्या केसी का मान होगा सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी एट 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 एट। रुको जरा, क्या ये कंसंट्रेशन ही तो है? क्या कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर है? नजरे हटी दुर्घटना घटी, फिर न कहना कह। अरे यार कैसे कर रहे हो यार? फीलिंग बैड? ठंड लग रही है? क्यों चलाया था? इधर आओ जरा। क्या ये मोल पर लीटर है? मोल पर लीटर की पावर, मोल पर लीटर पावर। अब यहां से मोल पर लीटर कॉमन लो, ऊपर क्या आएगा? सी प्लस डी, और यहां भी मोल पर लीटर पावर ए प्लस बी। अब मोल पर लीटर ऊपर भेज दो तो मोल पर लीटर पावर माइनस ए प्लस बी। एवरीथिंग इन द एयर। चलेगा क्या? मोल पर लीटर ऊपर आ चुका है माइनस ए प्लस बी। अरे पक्का ना? पक्का। अब मैं सीधे लिख रहा हूं, लिख दो क्या? लिख दो क्या?
प्यारे बच्चों जो केसी है उसका यूनिट होगा मोल पर लीटर की पावर C प्लस डी माइनस A प्लस डी C प्लस डी माइनस A प्लस B C प्लस डी माइनस A प्लस B। अरे यही तो है डेल्टा एन जी। दुनिया वालों केपी का यूनिट बोलो, केपी का यूनिट प्रेशर। अरे प्रेशर की यूनिट होती है लाला क्या? एटीएम पावर डेल्टा। यार ये तो बहुत आसान है, जल्दी से मुझे केएक्स की यूनिट बोलो। यूनिट मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं है, तो केएक्स की यूनिट होगी यूनिटलेस। ये कौन सी यूनिट होती है? ये ना होने वाली होती है। अरे हाँ या ना? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट यूनिट। अरे वो लिखना नहीं है, वो आपको याद है ना, नोट्स पढ़ने बहुत भारी लगता है, फिर काम की बात लिखो ना। नेक्स्ट पॉइंट यूनिट, हाँ वो तो आपको याद दिला रहा था मैं। यूनिट लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट यूनिट। तो सो सिंपल, पावर डेल्टा एन जी, पावर डेल्टा एन जी और लास्ट में यूनिटलेस। ऐसा क्यों लग रहा सवाल करने को लालायित हो रहे? आओ करी डालते एक सवाल। कितना भी आपको उकसाया जाए लेकिन बोलना, यकीन मानिए बिल्कुल भी हम नहीं चाहते आप बोले। आपको ऐसा लगेगा सर हमसे पूछ रहे, बिल्कुल नहीं पूछ रहे आपसे। आपकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं आपकी किसी जवाब की, तो आप सुनते रहे आराम से। लिख लिया होगा सबने? लिखिएगा एक सवाल। बोलू? रिएक्शन है NH4HS सॉल्ट और इक्विलिब्रियम पे है NH3 गैस प्लस H2S गैस के साथ, ठीक है। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ Kc, Kp एंड Kx। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ Kc, Kp एंड Kx एंड ऑल्सो राइट यूनिट। और आपको यूनिट भी लिख के बतानी, एंड ऑल्सो राइट यूनिट। Write the expression of Kc, Kp and Kx. सब निकल डाला होगा? बहुत बढ़िया। अरे भयंकर आसान है क्या? आइए देखते हैं आप में से कितने बच्चों ने कर लिया। रेज योर हैंड प्लीज। अरे वो दिन आ गया, अरे आ गया जब हर बच्चे सवाल बन जाए। आया ना? एक दिन ऐसा आएगा जब हर बच्चे सवाल बन। प्यारे बच्चों सबसे पहले लिखते हैं कैसे। कैसे कैसे लिखूंगा? कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। जुबा पे तो कंसंट्रेशन है मगर मेरे मन में क्या है? एक्टिव मास। कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2S बोलो चलेगा? प्योर सॉल्ट प्योर लिक्विड नहीं लिखा जाएगा कि लिखा जाएगा? लिखा जाएगा। 1 और 1 को हम लिखते हैं नहीं। तो फिर बोलते क्यों हम लिखते हैं फिर लिखते नहीं है? फिर कभी कभी नहीं लिखने को 1 लिखते हैं जब ऊपर आता है, फिर आप कहते नहीं लिखते, भूल जाते हो। हेलो, तो हम लिखते हैं मगर क्या लिखते हैं? 1 और 1 को हम लिखते हैं। आइए लिखते हैं Kp। लिख लोगे क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, पावर 1 1 चलेगा। आओ लिखे Kx। प्यारे बच्चों बोलो कैसे लिखोगे? बोल दो। मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। हाँ या ना? नीचे लिखो मोल फ्रैक्शन ऑफ NH4HS। सर हम मोल फ्रैक्शन नहीं लिख रहे, हमारे मन का वहम है, हम लिखते हैं एक्टिव मास है। क्या लिखते हैं? और सॉलिड का एक्टिव मास कितना माना जाएगा? 1। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो जानबूझ के सवाल लिया ताकि आपको पता है सॉलिड है। कई बार डाउट आता है तो उसका मोल फ्रैक्शन तो लिखेंगे ना सर, फ्रैक्शन तो होगा। नहीं भाई, फ्रैक्शन नहीं लिख रहे हम। इस जिस एक्सप्रेशन को वागे साहब ने बनाया उस एक्सप्रेशन में सॉलिड लिक्विड उन्होंने क्या माना था? 1। ऐसा ही उन्होंने बनाया। किन्होंने? और अभी हम लिखना पढ़ना सीख रहे, साक्षर बन रहे। वागे साहब साक्षरता अभियान समझ पा रहे क्या? आइए देखते हैं। यार इसमें गलती है यार। हाँ, एट इक्विलिब्रियम 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 इक्विलिब्रियम।
लिखना है ऐसे कॉपी में है। मई में कहोगे ये था फिर क्या? अरे ये क्या लिखा है, पढ़ो जरा। ठीक है क्या? चलो जल्दी से यूनिट बता दो। यूनिट बहुत अच्छे यार। मोल पर लीटर की पावर 2, 1 + 1 2 - 0। या सोनो शानदार। इधर बोलेंगे ए हमेशा एटीएम में कोई जरूरी है क्या? एमएमएचजी भी हो सकता है क्या? बार भी हो सकता है क्या? टॉर भी हो सकता है क्या? पास्कल भी हो सकता है। प्रेशर की सारी यूनिट हो सकती है। बोलो हाँ या ना। बोलो अगला वाला। ये बढ़िया। ये कौन सी यूनिट है? यूनिटलेस। लिखिए जरा अगला सवाल। आपके सामने एक रिएक्शन दी है, लिख लीजिए पहले। N2 + 3H2 से बना 2NH3। अभी तो फॉर्म में आना स्टार्ट हुआ मैं। हाँ गला खराब था कई दिन से। हाँ लिखे N2 + 3H2 से बना 2NH3। नाइट्रोजन कितने मोल है? 2। हाइड्रोजन कितने मोल है? 1। अमोनिया के 2। इसको पूरा लिखाऊं क्या? इन अ कंटेनर द मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एट द इक्विलिब्रियम। ठीक है ना? कितने मोल्स है? 2। कितने मोल है? 1। कितने मोल है? एट इक्विलिब्रियम। चलेगा? लिखना। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना है? 2 लीटर। ये लिख लो कहीं साइड में। वॉल्यूम ऑफ वेसल है 2 लीटर। ठीक है। और टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम है 10 atm। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 10 atm। ठीक है बच्चों। देन कैलकुलेट Kc एंड Kp। देन कैलकुलेट Kc एंड Kp। मैं फिर दोहरा दूं, आखिरी लेक्चर तक का एग्जाम में आएगा। ईच एंड एवरी लेक्चर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है क्या? कल शनिवार है और परसों इतवार है और वही हमारा त्योहार है। समझ पा रहे क्या? तो त्योहार मनाने के चक्कर पहले छुट्टी ना ले ले। आखिरी लेक्चर तक आएगा। तैयारी पहले क्यों नहीं कर? एक दिन पहले जगते अपन है। कह रहा तो क्या करे सर है? छोड़ दो बेटा, छोड़ दो। कुछ करे क्या? छोड़ दे। त्योहार नहीं छूटना चाहिए। अब बस यही बाकी है, हर पेपर के बाद मैं चेक करूं कि उसके बच्चों ने पेपर दिया नहीं दिया। उसके बाद जिन जिन बच्चों ने पेपर नहीं दिया उनके पहले फोन लगाया जाए और उनको से बाहर किया जाए। ये जल्दी शुरू किया जाएगा। आप पेपर नहीं देंगे ये एक्सेप्टेड नहीं होगा भाई। आप नहीं पढ़ते, आपकी दिक्कत है। समझ पा रहे क्या? समाधान ढूंढिए, लेकिन पढ़ना है और पेपर तो देना ही देना है और नंबर भी लाना है। साम दाम दंड भेद का प्रयोग नहीं करना है, पढ़ के नंबर लाना है। आपको लगा बोलूंगा किस तरीके नंबर लाए हैं? नहीं, पढ़ के नंबर लाना है, मात्र एक तरीका। चलिए सबने कर लिया होगा क्या? मैं आसान सवालों की सभी हदों को पार कर चुका है, हाँ या ना? आइए देखते प्यारे बच्चों। हम लोग सब केसी का एक्सप्रेशन सो सिंपल राइट? हेलो हेलो हेलो। कैसे लिखूं मैं? कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया की पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2। चलेगा? वो बच्चे जो पहली बार इसे लिखना सीख रहे हैं या जो पहली बार इसका सवाल करेंगे, शुरू बहुत गलत करते हैं। उनको स्क्वायर क्यूब में दिक्कत आती है। डोंट वरी, आप घबराना नहीं, वो दिक्कत 4 से 5 लेक्चर में खत्म हो जाएगी। नहीं समझे? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार लिखने की आदत डाल रहे होंगे, या हो सकता है उनकी भी हैबिट उतनी ना पड़ी हो, वो गलत लिख देते हैं। कहीं 2 लिखना भूल जाते हैं, कहीं 3 लिखना भूल जाते हैं, और लिख भी लेते हैं तो वैल्यू रखने के बाद क्यूब करना भूल जाते हैं। तो वो घबराए नहीं, 3-4 लेक्चर अपने आप वो खत्म हो जाएगा। मुझे पता है ऐसा होता है। अरे शुरुआती लक्षण है भाई, समझ पा रहे हैं क्या? टेंशन ना ले। हाँ हेलो। अब हम सारी वैल्यू पुट करते हैं, करे क्या? मुझे बताइए। अब कुछ बच्चे गलत कर देते हैं तो वो सब सुधर जाएगा। फिलहाल अभी हम शुरू कर रहे हैं। ये मोल है कि कंसंट्रेशन? लेकिन हमें क्या लिखना है? हाँ तो 2/2 1/2 2/2। क्लियर है? 2 2 1 1 की पावर 2 1 अपॉन नाइट्रोजन आओ 2/2 1 1 की पावर 1 1 1/2 की पावर 3 1/8 ऊपर जाएगा 8। यूनिट दुनिया बोलेगी यूनिट। मोल पर लीटर की पावर -2। नहीं समझे? अरे आसान है क्या? चलो आओ चलते केपी में। बोलो भैया केपी में क्या करें? कुछ नहीं। अगर केपी लिखना है तो हमें चाहिए होगा पार्शियल प्रेशर, लेकिन सवाल में दिया है मोल और टोटल प्रेशर। क्या पार्शियल प्रेशर निकालने के 2 फॉर्मूले आपको पढ़ाए? सारी भूमिका मैंने पहले से तैयार कर दी थी भाई। 2 ही फॉर्मूले आने वाले, एक मोल फ्रैक्शन, दूसरा कंसंट्रेशन। बोलो हाँ या ना? आज मैं कंसंट्रेशन वाला फॉर्मूला लगाऊं कि मोल फ्रैक्शन वाला?
कंसंट्रेशन में हमें चाहिए CRT, टेम्परेचर पता होना चाहिए, मगर टेम्परेचर पता नहीं है। तो मैं लगाऊंगा फॉर्मूला पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। लेकिन हमें मोल फ्रैक्शन पता, क्या हम मोल फ्रैक्शन पता कर सकते हैं? देखो मैं यहां लिख रहा हूं 2 1 2, ये है मोल, क्या है ये? मोल फ्रैक्शन। जिसका पूछा उसका अपॉन टोटल, जिसका पूछा उसका अपॉन टोटल, जिसका पूछा उसका अपॉन टोटल। चलो निकाले, पार्शियल प्रेशर निकाल लोगे। 2/5 इंटू 10 बोलो कितना? 4। हेलो, 1/5 इंटू 10 बोलो कितना? 2। अगला वाला बोलेंगे 2/5 इंटू 10 बोलो कितना? 4। खेल खत्म हुआ क्या? नहीं खत्म हुआ। आओ सारी वैल्यू पुट करते हैं, बोलो केपी कितना है? बोलो, पूरी क्लास बोलेगी। एक वर्ड मुझे सुनना है, आंसर सुनना है, अगर आप सही बोलेंगे तो। केपी पूछ रहा हूं मैं, केपी। मैंने कहा ना आधे बच्चे लिखेंगे फिर गलत करेंगे, डोंट वरी, पर ये करना भी जरूरी है। सभी लोग एक बोले ना, अलग अलग आंसर यहाँ पे आते हैं, तभी तो पूछ रहा हूं आपसे। और आप ये नहीं करोगे ना तो आगे का पड़ाव भी कंफर्टेबल नहीं होंगे। ये बहुत शुरुआती है मगर ये करना पड़ेगा। पूरी क्लास प्लीज रखे, वैल्यू सॉल्व करें, और जब सॉल्व करते हैं तो यहां से केपी की वैल्यू बता दो, क्या कर लोगे? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं इसे करना। ये शुरुआती गलती है जो बच्चा करता है, मगर ये अपने आप ठीक होती है। ये भी नहीं करोगे तो आगे वाला भी नहीं सीख पाओगे, ठीक है? केपी आता है प्यारे बच्चों 1/2। हेलो, गलत, यूनिट बोलेंगे। एटीएम की पावर। यार केपी निकालने का तरीका कुछ ज्यादा लंबा नहीं है, इसको थोड़ा छोटा करेगा, एक लाइन में करेगा। नेक्स्ट क्लास में सिखाता हूं।